तो भारत में सिटीजन चार्टर्स के बहुत सफल न हो पाने की कौन कौन सी वजहें मानी जा सकती हैं? तो रीजंस ऑफ लिमिटेड सक्सेस या रीजंस ऑफ फेलियर, क्यों फेल हुआ या उतना सफल क्यों नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बहुत कुछ लंबी चौड़ी इसमें बातें हैं नहीं, कुछ 5-6 पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सेकंड एआरसी ने जो पॉइंट्स की इंडिकेशन किया, उन पॉइंट्स की लिस्ट आपके पास 5-6 की होनी चाहिए। इसकी पहली वजह तो ये मानी जाती है कि प्रॉपर कंसल्टेशंस हुई ही नहीं थी। कंसल्टेशन के लिए सही शब्द है परामर्श। तो प्रॉपर कंसल्टेटिव प्रोसेस का न हो पाना या पर्याप्त विमर्श प्रक्रिया का या पर्याप्त परामर्श प्रक्रिया का न हो पाना। इसका मतलब जब सिटीजन चार्टर्स बनाए गए, लगाए गए, सरकारें आपको पता कैसे काम करती है। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का सिलेबस भी जब आता है तो अगर आईएएस सिलेबस में कोई मिस्टेक रह गई है तो वो भी वैसी की वैसी आ जाती है। बात हुई थी ना इस बार में हमारी यहाँ, तो लगभग यही स्थिति यहाँ भी होती है। अब सारे अधिकारियों से कहा गया सिटीजन चार्टर बनाओ, अब कौन मगजमारी करेगा? तो क्या करेंगे, वेट करेंगे कोई एक बना दे एक बार, और जैसे कोई एक बनाएगा सिटीजन चार्टर उसको कॉपी करेंगे, एक आध शब्द बदलने का ठीक लगेगा तो बदल देंगे, वरना उसी को पेस्ट करके अपने ऑफिस नाम चेंज करके उसको लगा देंगे। और इसका मतलब ये हुआ, और बनाने वाले कौन है? बनाने वाले वो जिनको दरअसल वो दिक्कत है ही नहीं। पूछना किससे चाहिए? जनता से, कि जब आप किसी ऑफिस में आते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनसे दिक्कतें समझ में तब उसके बारे में लिखें चार्टर में। उनसे किसी ने पूछा नहीं, ना एनजीओ से पूछा, और इसका मतलब जो स्टेक होल्डर्स थे उन स्टेक होल्डर से परामर्श हुआ ही नहीं। और इस वजह से उन सिटीजन चार्टर्स में वो सूचनाएं थी ही नहीं जिन सूचनाओं की जरूरत आम इंसान को, आम आदमी को पड़ती है किसी सरकारी ऑफिस में जाकर। स्टेक होल्डर्स को आपसे पूछा कौन कौन हो सकते हैं? एक तो पब्लिक है सबसे पहले तो, और आप कह सकते हैं एनजीओज, सिविल सोसाइटी, मीडिया। ये तीनों भाई बहन साथ साथ ही आते हैं हमेशा। जब भी आप इथिक्स में लिखें इनका नाम, एक का नाम आती है, बाकी दोनों भाई बहन भी साथ साथ आ जाएंगे, है ना। सिविल सोसाइटी, मीडिया और वो सब। पब्लिक शब्द के लिए आप चाहे तो क्लाइंट्स भी लिख सकते हैं। जो लोग सरकारी ऑफिस में गए किसी काम के लिए वो क्लाइंट हैं सरकारी ऑफिस के, तो क्योंकि उन सबसे विचार विमर्श नहीं हुआ, परामर्श नहीं हुआ, इस वजह से ये कंसेप्ट फेल हुआ। दूसरी समस्या थी एम्प्लॉइज के स्तर पर। सरकारी कर्मचारी बोलते हैं आपके मन में चेहरा कैसा आता है? बहुत खुशनुमा या एकदम मनोज टाइप का? बहुत बड़ा वाला मनोज टाइप का आता है एकदम चेहरा फूला हुआ, सूजा हुआ, जो कुछ भी पूछे जाने पर इस ताक में कि कैसे मना करूं, कैसे बताऊं कि ये काम नहीं हो सकता। जब इस मुद्रा में कोई बैठा हो तो उसको कहेंगे कि सरकारी कर्मचारी हो गया है। तो एम्प्लॉइज के मामले में 3 बातें ध्यान रखनी है, इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। एक तो ये बताएं कि जो हमारी वर्क कल्चर है उसमें कोई परिवर्तन जब आता है तो हम लोग परिवर्तन करने को आसानी से तैयार होते हैं या मुश्किल महसूस करते हैं? ये केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ है, सबके साथ है? आपके साथ है? रिलक्टेंस टू चेंज बोलते हैं, रिलक्टेंस, यानी किसी भी परिवर्तन के प्रति। रिलक्टेंस के लिए क्या शब्द होगा, एकदम सटीक बताइए। किसी परिवर्तन को लेकर मतलब खुश ना होना, नाराज होना, या कोशिश करना कि बदलाव नहीं हो, इस अप्रोच को असहजता, ठीक है, कह सकते हैं। तो किसी भी नई चीज को लेकर असहजता, एक शब्द साइकोलॉजी में था कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है कि जब आप किसी खास स्थिति में रहते हैं धीरे धीरे उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, फिर आपकी पूरी ताकत लगती है इसमें कि वो कंफर्ट जोन खत्म ना हो, जीवन भर ये कोशिश रहती है। और इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सुविधा होगी है वो यथास्थितिवादी हो जाता है, स्टेटस कोइस्ट हो जाता है। इशारा में सुना स्टेटस को, स्टेटस को यथास्थिति इसको बोलते हैं। स्टेटस को जैसा है चलता रहे, वैसा ही मेंटेन रहे। और जो व्यक्ति इस विचारधारा से भर उठे उसको बोलते हैं स्टेटस कोइस्ट। और स्टेटस कोइस्ट लगभग वही शब्द हुआ जिसके लिए एक शब्द है कन्फर्मिस्ट, CONFORMIST, FI नहीं, O, कन्फर्मिस्ट। तो कन्फर्मिस्ट का मतलब है जो स्थापित मान्यताओं का समर्थन करे हमेशा, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, कि समाज ने कहा तो ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा। जो समाजशास्त्र में फंक्शनलिज्म होता है वो भी ये बात करता है, यहाँ कन्फर्मिज्म हो जाता है। पॉबेड में उसको स्टेटस कोइज्म कह देते हैं। सबकी अप्रोच है। और ये सब लोग कौन है? ये सब लोग वो हैं जो किसी ना किसी कंफर्ट जोन में है। और कंफर्ट जोन का बेसिक मतलब फायदे की स्थिति में है, या फायदा है नहीं, उनको ऐसा लगता है कि फायदे की स्थिति में है, वो कंफर्ट जोन में है। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि आप बहुत सहज स्थिति में है, सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब अब उठापटक जीवन में होनी चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, प्रश्न पूछा किसी मनोवैज्ञानिक से किसी व्यक्ति ने कि जीवन में कब बदलाव करना चाहिए,
जैसे नौकरी में कब बदलाव करना चाहिए, व्यवसाय में कब बदलाव करना चाहिए, उसका जवाब पता क्या दिया? जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। When everything is fine, that is the right moment to change. सब ठीक हो गया इसका मतलब वो चैलेंज बचा ही नहीं, और चैलेंज नहीं बचा इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में चले गए, और कंफर्ट जोन में जाने से जंग लग जाएगा, आत्मा को भी देह को भी जंग लग जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बाद। और ये कितना भी सिखा लीजिए, टेंडेंसी हर ह्यूमन बीइंग में कि वो चाहता है कंफर्ट जोन में घुस जाए और बदलाव ना हो। तो एक सरकारी कर्मचारी से आप कहें कि भाई सिटीजन चार्टर आ रहा है, उस पर लगाना होगा, उसके हिसाब से काम करना होगा, तो वो सुनते क्या होता है, चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सब करते रहते हो, पागल हो गई सरकार भी, क्या करती रहती है, काम करवाएंगे हमसे। तो ये जो भाव होता है इसको बोलते हैं रिलक्टेंस टू चेंज। स्वाभाविक भाव है, आपके अंदर भी है। जैसे अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि कल से कोई भी बच्चा उस रो में नहीं बैठेगा जहां वो रोज बैठ रहा है, सिर्फ इतना कहूं, ठीक है? नहीं, वो लोग जो वहां नहीं बैठ पा रहे जहां बैठना चाहते हैं, वो खुश हो जाएंगे इस बात से। ये भी उम्मीद होगी शायद कोई साथी अच्छा मिल जाए इसी बहाने, ये उम्मीद भी होगी। अच्छा छोड़िए ना, अब तो जब क्लास शुरू हुए 10 दिन हो जाते हैं ना, उसके बाद आमतौर पे जब भी क्लास में देखता हूँ, किसी भी क्लास में आमतौर पे दो तीन चेहरे जोड़े में दिखते हैं हमेशा, जोड़े में या ट्राइड में। ट्राइड का मतलब तीन का ग्रुप हो गया है ना, डाइड ट्राइड ये सब ग्रुप्स के नंबर्स होते हैं कि 2 का ग्रुप है कि 3 का ग्रुप है। और आप पाएंगे आमतौर पे हर व्यक्ति की सीट और उसके आसपास के 2-3 लोगों का गैंग फिक्स हो जाता है। ये दुनिया के हर क्लासरूम में होता है। अच्छा आप लोग ऐसे हंसे कि मैं आपके बारे में कह रहा हूँ खासतौर, नहीं मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी क्लासरूम में ऐसा होता है, सामान्य बात है। कंफर्ट जोन ये तो होता है, आपको आदत हो गई जगह बैठने की, साथ में इसके बैठने की, कंफर्ट जोन हो गया, और जिस दिन किसी वजह से चेंज करना पड़ जाए बेचैनी होने लगती है उस दिन, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस टू चेंज। नहीं ये सब पे लागू नहीं होता, और आपकी उम्र में लागू होना अच्छी बात भी नहीं है। जैसे जैसे आप थोड़े बूढ़े होंगे, मतलब अभी थोड़े हैं, जब और बूढ़े हो जाएंगे तब ये टेंडेंसी ज्यादा आएगी, अभी तो आएगी, ठीक है? दूसरा, कर्मचारियों में से कईयों में एक माइंडसेट काम करता है जिसको बोलते हैं एलिटिस्ट माइंडसेट। जल्दी से बताओ इसके लिए हिंदी में क्या शब्द होगा? अभिजात्यवादी मानसिकता या अभिजातवादी मानसिकता। और अभिजात्य का मतलब है खुद को लाट साहब समझना, हम तो लाट साहब हैं, हम काम करेंगे, हम तो लाट साहब हैं। ये हमारी कल्चर में सबसे बुरा माना जाता है कि हमारी वर्क कल्चर हिरार्की बेस्ड ज्यादा है, टीम स्पिरिट वाली कम है। इसमें 2 मॉडल्स आते हैं आजकल मैनेजमेंट में। जैसे मान लो कि 10 लोग हैं किसी डिपार्टमेंट में या 7 लोग हैं, आपको इनमें से किसी एक को हेड बनाना है। 2 मॉडल्स हैं, एक जो हेड है वो भी यहीं बैठेगा, बराबर बैठेगा, वहीं बैठा है, वो टीम का लीडर भी है, काम भी उतना ही करेगा, और साथ में एक एक्स्ट्रा काम है कोऑर्डिनेशन का, वो भी करेगा। ये कल्चर इस समय चलती है अमेरिका में, यूरोप में, जो डेवलप कंट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर में ये कल्चर है। वहां हेड को अलग से केबिन मिलेगा, अलग से कोई मतलब तामझाम मिलेगा, ऐसा नहीं करते हैं जानबूझ के, ताकि ये भाव बना रहे कि हम सब बराबर हैं। इक्वल्स में जो सीनियर है वो व्यक्ति है, जैसे ब्रिटिश या इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, फर्स्ट एमंग इक्वल्स कहते हैं, वो स्थिति। और जो हिरार्की बेस्ड कल्चर होगी उसमें जैसे कोई हेड बनेगा वो फिर यहाँ बैठेगा एक केबिन के अंदर, और जो एक बार केबिन के अंदर चला गया उसको केबिन के बाहर निकालना असंभव काम है। मान लीजिए आपने भेजा 4 दिन के लिए इमरजेंसी में, 4 दिन बस स्थितियां ठीक हो गई, फिर आपने कहा कि अब वो काम हो गया, अब बाहर आ जाओ। अब देखिए, अब उसके मन में आता है कि कैसे बाहर आ जाओ, जनता के बीच बैठूंगा मैं, इन सड़क छापलों के बीच बैठूंगा मैं, जबकि 4 दिन पहले वहीं से उठ के गया है, कहीं और से नहीं गया है। ये जो एलिटिस्ट माइंडसेट होता है ना, और ये सबके अंदर ऐसा पैदा होता है एक बार मौका मिलता ही, तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी में सामान्य समस्या बनी हुई है, तो आप इसका जिक्र कर दें। और तीसरी बात है, उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं गई ठीक से। देखो ट्रेनिंग चाहिए 2 चीजों की, एक होता है प्रोसीजर, रूल्स, ये सब चीजें कि भाई सिटीजन चार्टर क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं, इसके नियम क्या हैं, किसको क्या काम करना है, नहीं तो क्या पनिशमेंट होगी, ये सब इन्फॉर्मेशन जो होती है ना प्रोसीजर की, रूल्स की, एक तो ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, या असली ट्रेनिंग वो मिजाज बनाने की है जो इस नए सिस्टम के लिए चाहिए, माइंडसेट की। और माइंडसेट का मतलब कर्मचारी को ये समझाना कि देखो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता है, तुम जनता के नौकर हो, और जनता को सूचनाएं न मिल पाए ठीक तरीके से, ये हमारा फेलियर है। ऐसा काम करो कि लोग आए तो खुश होके जाएं, उनको सूचनाएं ठीक से मिले। ये जो माइंडसेट चेंज करने की ट्रेनिंग थी, मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे कि हमारे सिस्टम में जो ट्रेनिंग चाहिए बेसिकली वो कौन सी है? माइंडसेट चेंज करने की है। और माइंडसेट चेंज होता है, मैंने आपको जिक्र किया था एक बार कि जब मैं सरकारी नौकरी में था तो मीनाक्षी लेखी एक बार हमारे पास एक ट्रेनिंग के लिए आई, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, और ठीक ठाक असर था उस बात का। क्योंकि जब सबको एक बात कई तरीके से समझाई जाती है, लीगल भी, इथिकल भी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट बताए जाते हैं, तो कई लोग बुरे सिर्फ इसलिए कि उनको अच्छी चीजें कभी सुनने को मिली नहीं थी, और जब सुनने को मिल गई, बात समझ में आ गई, तो उसी अनुपात में फिर वो बदलते भी हैं। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में ये वाली ट्रेनिंग जो थी नहीं हुई, ऐसा सेकंड ARC मानती है, और इसलिए सिटीजन चार्टर की फिलॉसफी नहीं चल पाई।
ये जो माइंडसेट है ना, फिलोसफी शब्द लीजिए, दर्शन, सिटीजन चार्टर के पीछे का दर्शन क्या था, ये उसमें नहीं हो पाया। तीसरी बात है कि इसकी सिटीजन चार्टर्स क्या है, इसकी पब्लिसिटी बहुत कम हुई, पब्लिसिटी कम थी, इसलिए लोगों को अवेयरनेस थी ही नहीं, तो प्रचार कम हुआ, इससे लोग जान ही नहीं पाए, जब जान नहीं पाए तो फिर कैसे काम करते हैं। फिर पब्लिसिटी और ट्रेनिंग कम होने की एक वजह यह थी कि फंड्स का स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं हुआ, यानी कौन सा पैसा इस पर खर्च किया जाएगा, स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं हुआ। देखिए, जब स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं होता तब डिस्कशन बीच में आती है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत दायमे करने का स्कोप होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फंड है सरकार के पास, हर डिपार्टमेंट के पास, जिसमें लिखा है मिसलेनियस, विविध कार्यों के लिए, या रोजमर्रा के कोई कंटीजेंसी आ रही है उसके लिए फंड दे रखा है। अब ये ज्यूरिसडिक्शन क्या हो गई, जो अधिकारी है उसके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो कहे कि हाँ ये ऐसी स्थिति आ गई थी। और सरकार में टेंडेंसी ये है कि जिस फंड के लिए स्पेसिफिक नहीं मेंशन होता कि कहाँ खर्च करना है, उस फंड को खर्च करने से लोग डरते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से खर्च करेंगे तो कल को जब सवाल उठेंगे तो जवाब उनको देने पड़ेंगे, और इस वजह से एक माना गया कि फेलियर की वजह वो है। पांचवा है कि चार्टर्स में ही कुछ ऐसी कमियां थी, जो चार्टर्स लगाए गए उनमें कुछ कमियां थी, इस वजह से भी सफलता नहीं मिल पाई। चार्टर्स में क्या कमियां थी, एक कमी तो है उनकी जो डिजाइनिंग थी बहुत ही चौपट टाइप की थी। डिजाइन बना पर क्या लिखो, चौपट लिखो, बैड कर देते हैं, खराब डिजाइन। आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, कोई आपने पब्लिक इमेज देखी हो, पिक्चर देखी हो, जिसमें आपको डिजाइन बहुत खराब होने की वजह से लगा हो कि इसमें दम नहीं है? या इसका रिवर्स, कुछ ऐसा कि डिजाइन इतना अच्छा था उस प्रिंटेड चीज का कि इस वजह से आपको पढ़ने का मन करने लगा उसको। अच्छा, आप इस विचार से सहमत हैं कि डिजाइन अच्छा हो तो पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाती है, और डिजाइन खराब हो तो पढ़ने की इच्छा मर जाती है? इससे सहमत है ना? जैसे अगर 3-4 लाइनें हैं, अलग अलग लेवल की लाइनें हैं, एक बोल्ड में हो, एक पतला हो, छोटा हो, साइड में गैप छोड़ रखा हो, तो देखने में थोड़ा ठीक लगता है, डिसिप्लिन में लगता है। कलर्स कौन से यूज किए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर सारा एक ही कलर में और कहीं मोटा भद्दा ऐसे कुछ भी भर रखा है, ठूस रखा है, तो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो पहली बात है कि डिजाइन बहुत खराब थे। दूसरी बात, भाषा मंगल ग्रह से मंगवाई गई थी, भाषा मतलब जटिल भाषा। एक संप्रदाय है भारत सरकार में जो हिंदी को ऐसी हिंदी बनाया था कि उसके बाद वही 8 लोग पढ़ के समझते हैं कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो भाषा थोड़ी जटिल और आम आदमी से दूर, जटिल या कृत्रिम शब्द लिख लीजिए। सरकारी डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद पढ़ेंगे तो भाषा वैसी मिलती है उसमें, और वो भाषा पढ़ के उसमें आत्मा तो नहीं होती उस भाषा में, उसको पढ़ के कोई कैसे उसको फील करे। ठीक है। तीसरी समस्या ये है कि उसका जो कंटेंट था वो अनक्लियर था, विषय वस्तु अस्पष्ट। अस्पष्ट और बिखरी हुई, यानी जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, बाकी बहुत सारी बातें मिल रही हैं। क्रम ठीक से नहीं है, क्रमबद्धता का अभाव है, और इस वजह से सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाना पड़ रहा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने काम की बात निकालने के लिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो विषय वस्तु अपने आप में कमजोर है। चौथी बात है कि जो सिटीजन चार्टर एक बार बन गया वो कुतुब मीनार, ताजमहल की तरह स्थायी हो गया, अपडेशंस नहीं हुए, नो अपडेशंस। सरकार जो सेवाएं दे रही है वो चेंज होती जा रही है, ऑफिसर का नाम बदल गया, फोन नंबर बदल गया, लेकिन वही नाम चल रहा है जो 8 साल पहले काम करता था, नाम तक नहीं चेंज हो रहा है, अपडेशंस नहीं हुए। और एक और टेंडेंसी जो समझ में आई वो ये कि जैसे किसी संगठन में एक हेड ऑफिस है, बाकी रीजनल ऑफिस हैं बहुत सारे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली की अपनी मेन ब्रांच जो है, मेन जो ऑफिस है उनका, मुंबई वाला, वहां ही बनाया सिटीजन चार्टर। अब क्या किया, ठीक वही चीज भारत के हर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा दी, केवल वहां के ऑफिसर का नाम चेंज करके। इससे बात बनेगी, या होना ही चाहिए कि हर स्थान पर जो स्थानिक मुद्दे हैं, जो डोमेस्टिक या लोकल फैक्टर्स हैं, उनका ध्यान रख के बनना चाहिए। तो लोकल फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखने से क्या हुआ, एक ही सिटीजन चार्टर हेड ऑफिस में भी और रीजनल ऑफिस में भी रिपीटेशन हो गया। ये नहीं हुआ कि लोकल फैक्टर्स का ध्यान रख के सिटीजन चार्टर्स को अपडेट करते या उसको बेहतर बनाते। इस वजह से भी जनता की रुचि उसमें धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंतिम 2 बातों में से एक ये है कि ये जब नियम बनाया तो इस नियम के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को या ऑफिसर्स को नहीं मिल पाया, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब भी कोई नया सिस्टम लाएंगे आपको नया स्टाफ चाहिए, नई मशीनरी चाहिए, नया फंड चाहिए, तो अपर्याप्त अधिसंरचना कह लीजिए या अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यही अधिसंरचना, अवसंरचना, हाँ वो भी ठीक है, अवसंरचना कर लें। इस समय ना कुछ भी नया अप्लाई करेंगे ना
तो ऐसे थोड़ा ना हो जाता है, उसके लिए पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, किसी भी सिस्टम में करने के लिए। अब इतनी बड़ी चीज अप्लाई कि सिटीजन चार्टर हर ऑफिस में लगेगा, उसके लिए स्टाफ आपने बनाया नहीं, जो एसओपीज बनने चाहिए वो बने नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा ढांचा ढह गया। अंतिम बात है कि नियम तो बन गए, किंतु मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, मॉनिटरिंग के लिए सही शब्द क्या बताया था आप लोगों ने? निगरानी, उचित निगरानी का अभाव। नियम बना दिया, काम खत्म हुआ। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में एक सर्वे किया झारखंड में, इसको ले लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक सर्वे है झारखंड का, और उसने बताया कि झारखंड में केवल बैंकों में सिटीजन चार्टर है, बाकी किसी ऑफिस में नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। और जब वो देखने वाला है नहीं तो फिर कैसे कंफर्म होगा? तो ये सब कारण रहे कि सिटीजन चार्टर का मूवमेंट हमारे सरकारी तंत्र में बहुत सफल नहीं हो पाया। अब सवाल है कि अब आप लोग इस देश में आ गए हैं सिस्टम में, अब इसको सफल होना ही होगा क्योंकि आप लोग आए हैं। तो भारत सरकार आपके सामने बहुत विनय की मुद्रा में है और आपसे पूछ रही है कि आप क्या सुझाव देंगे इसको ठीक करने के लिए। और आपको बताना